हेलो एंड वेलकम बैक टू ओल्ड स्कूल मेंटर्स। दोस्तों, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि चैनल का नाम अब हो गया है ओल्ड स्कूल मेंटोर्स और इस चैनल के अंदर जेकेएसएसबी का जो भी आगे आने वाले वैकेंसीज या जो भी वैकेंसीज आ चुकी हैं उनके जो भी सिलेबस होगा, जो भी कंपोनेंट्स होंगे, वो सब पढ़ाए जाएंगे। और पढ़ाने के लिए कुछ फेमस चेहरे जिनको आप जानते हैं वो भी होंगे और कुछ नेशनल लेवल की फैकल्टीज भी इसी चैनल पर पढ़ाएंगी। आज जो पंकिल सर हैं वो शाम को एक लाइव सेशन रात को 9 बजे लेके आ रहे हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में, जो साइंस पोर्शन है उसके एमसीक्यूज के साथ। तो रात को 9 बजे आप जुड़ेंगे पंकिल सर के साथ एमसीक्यूज के सेशन के लिए और धीरे धीरे बाकी फैकल्टीज भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करता रहूंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें पहला एमसीक्यूज। और हाँ, आज के सेशन में खास बात क्या है कि बच्चों ने मुझे डिमांड की थी कि सर इनकम टैक्स और कॉस्ट के एमसीक्यूज करवाएं, तो आज के सेशन में मैंने इन्हीं दो टॉपिक के रखे एमसीक्यूज, इनकम टैक्स और कॉस्ट। अगर आगे भी आपको इन्हीं टॉपिक की जरूरत है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहला एमसीक्यू। व्हाट इज द फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया फॉर इनकम टैक्स पर्पस? इनकम टैक्स पर्पस के लिए फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? दोस्तों, इनकम टैक्स पर्पस के लिए जो फाइनेंशियल ईयर हमारा है वो है 1 अप्रैल से 31 मार्च। मैंने कोशिश की है कि ऐसे एमसीक्यूज लाऊं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हालांकि पूछे जाएंगे, नहीं पूछे जाएंगे बात की बात है, लेकिन अपने से जो बन पाया, जो मुझे लगा कि ऐसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं टैक्स में और कॉस्ट में, वो एमसीक्यूज लेके आया हूं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर बेसिक एग्जम्पशन ऑफ इनकम फॉर इंडिविजुअल बिलो 60 ईयर ऑफ एज इन इंडिया फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24? 60 साल से कम जो लोग हैं उनके लिए जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो कितनी है? तो आपको बता दूं, जो 60 साल के लिए से कम एज के हैं उनके लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख है। अगर अबव, ये भी आप याद रखो, अबव 60 से लेकर 80 के बीच है किसी की उम्र, तो उसके लिए 3 लाख है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, जिसको हम सीनियर सिटीजन कहते हैं। और सुपर सीनियर सिटीजन अबव 80 एज, जिनको हम कहते हैं सुपर सीनियर सिटीजन, अबव 80 एज के जो हैं यानी सुपर सीनियर सिटीजन, उनके लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 5 लाख की है। तो 3 स्लैब्स हैं। 60 साल के कम वालों के लिए 2.5 लाख है, 60 साल से लेकर 80 लाख के बीच की जिनकी एज है उनके लिए 3 लाख है, और जो 80 साल से ऊपर है यानी सुपर सिटीजन उनके लिए 5 लाख बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इनकम टैक्स स्लैब अप्लाइज टू इंडिविजुअल एज 60 to 80 ईयर्स इन इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24? इसमें से कौन सा स्लैब है जो अप्लाई करता है ऐसे लोगों के लिए जिनकी उम्र 60 से 80 साल है? 0% टू 2,50,000 नहीं, ये स्लैब नहीं है उनके लिए। 0 to 3 लाख है। 2,50,000 to 5 लाख एट 5%, ये स्लैब भी गलत है। 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच 20% है, ये स्लैब आपकी बिल्कुल सही है। तो ये बाकी 3 स्लैब्स गलत हैं। यहाँ पर 10 लाख से ऊपर है तो 30% है, बाकी 3 स्लैब्स गलत हैं। जो सही स्लैब है अबव 60 to 80 ईयर एज वाले लोगों की, उनके जो सही स्लैब है वो है 5 लाख से लेके 10 लाख के बीच एट द रेट ऑफ 20% उनको टैक्स लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड टू सैलरीड इंडिविजुअल इन इंडिया फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24? जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है सैलरीड इंप्लॉइज के लिए ये 2023-24 की, वो कितनी है? तो दोस्तों याद रखो, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है आपकी जो भी ग्रॉस सैलरी बनती है उसमें से जो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल है वो है फिक्स 50,000 की, यानी आपको ये 50,000 टैक्स में छूट है, तो आपको अमाउंट याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट अलाउज फॉर डिडक्शन ऑन डोनेशन मेड टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन? चैरिटी अगर हम करते हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए अगर हम चैरिटी करते हैं तो उसमें कौन सी डिडक्शन लगेगी? इस 80C जो डिडक्शन है ये है अगर हम कुछ सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो डिडक्शन 80C मिलती है। 80D जो डिडक्शन है ये हेल्थ इंश्योरेंस के लिए मिलती है, ठीक है। 80G जो डिडक्शन है ये मिलती है डोनेशंस के लिए। 2 तरह की डोनेशन होती हैं, ठीक है, विद लिमिट और नो लिमिट डोनेशन, उसके लिए डिडक्शन 80G मिलती है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टैक्स रेट फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर्स? याद रखना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी शेयर्स पे जो टैक्स का रेट है वो कितना % है? दैट इज 10%। which form is used by salary individual to file their income tax return in India? ITR भरने के लिए कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है?
तो याद रखो ITR 1 जो है, ITR रिटर्न सैलरी इंडिविजुअल जो हैं, जो लोग जॉब करते हैं, जो सैलरी लेते हैं, उनके लिए जो ITR फॉर्म भरना होता है वो होता है ITR 1। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल फॉर स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंसेस। तो 80C में जो मैक्सिमम डिडक्शन है स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट में वो कितनी है, याद रखना है कि अंडर सेक्शन 80C जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है, स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट है, वो आपकी 1.5 लाख रुपए है। इससे ज़्यादा आपको छूट नहीं मिलती है। 1.5 लाख या उससे कम की होगी, मिलेगी, 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं है। व्हाट इज द टैक्स रेट फॉर इनकम इन द हाइएस्ट स्लैब above 10 lakh for individual below 60 year in India for the assessment year 2023-24। तो हाईएस्ट टैक्स स्लैब वो लोग जो जिनकी उम्र 60 साल से कम है वो क्या है, तो हाईएस्ट जो टैक्स रेट है, टैक्स स्लैब है, वो है 30%। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इन विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट वन कैन क्लेम a deduction on the interest paid on housing loan for a self occupied property। कौन सी सेक्शन है जिसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस जो है, यानी ऐसा मकान जिसमें आप खुद रहते हो, कौन सी सेक्शन के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट आपने उस मकान पे दिया, जिस मकान पर आप खुद रह रहे थे, उस मकान पे देने वाला इंटरेस्ट जो आपको छूट मिलती है उस इंटरेस्ट में, वो किस सेक्शन के अकॉर्डिंग मिलती है। तो आप अगर किसी मकान, कोई ऐसा मकान है जिसके अंदर आप रह रहे हो लेकिन उस मकान के लिए आपने लोन ले रखा है, उस लोन पे जो आपने इंटरेस्ट दिया, वो इंटरेस्ट की छूट आपको किस सेक्शन के अंदर मिलती है। तो याद रखना है वो आपके सेक्शन है सेक्शन 24। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। In the context of income tax, what does TDS stand for? इनकम टैक्स के कॉन्टेक्स्ट में TDS किसके लिए कहेंगे? TDS का मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी जहां से हमें इनकम जनरेट हुई वहीं से टैक्स काट लेना, उसी को कहते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी सोर्स ऑफ इनकम से ही टैक्स का काटा जाना। क्वेश्चन नंबर 12, विच टाइप ऑफ इनकम इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। इसमें से कौन सी इनकम है जो इंडिया में टैक्सेबल नहीं है? कैपिटल गेन, एग्रीकल्चर इनकम, रेंटल इनकम, बिजनेस इनकम। देखिए एग्रीकल्चर इनकम जो है इंडिया में, इस पे हमें कोई टैक्स नहीं देना होता, तो ये इनकम जो है टैक्सेबल नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ये कॉस्ट अकाउंटिंग के क्वेश्चन आ गए। कॉस्ट अकाउंटिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है? मैक्सिमाइज प्रॉफिट, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, इंक्रीज रेवेन्यू, इंप्रूव मार्केट शेयर। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मेन पर्पस है वो है कॉस्ट को कंट्रोल करना और फिर उसकी रिडक्शन करना, दैट इज कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन प्राइमरी ऑब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग का। नेक्स्ट इज विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शन इज कंटिन्यूस एंड द आउटपुट इज यूनिफॉर्म। जहां पे प्रोडक्शन कंटिन्यूस है, चलती रहती है, आउटपुट जो है यूनिफॉर्म है। जॉब कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग कहां पे अप्लाई होती है? जहां पर स्पेसिफिक ऑर्डर पे हम कोई चीज बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड जॉब कॉस्टिंग, स्पेसिफिक ऑर्डर पे किसी चीज का बनाना। बैच कॉस्टिंग, जहां बैचेज में प्रोडक्ट बनाया जाता है, जैसे मैंने बात की थी टॉय इंडस्ट्री की, तो जहां पे बैचेज में एक साथ बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे मैंने अभी बात कर दी टॉय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तीसरा था प्रोसेस कॉस्टिंग, जहां पर प्रोडक्शन जो है कंटिन्यूस रहती है और यूनिफॉर्म प्रोडक्ट है, वहां पे यूज होती है प्रोसेस कॉस्टिंग, जो हमारा आंसर है। और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जहां पे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट, यानी जैसे जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगने वाला हो, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला हो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज़ की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल बड़े बड़े शिप बनाना या फिर बड़े बड़े फ्लाईओवर बनाना, पावर प्रोजेक्ट बनाना, तो ऐसी चीज़ें जहां पर जो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आने वाली और बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, वहां पर यूज़ की जाती है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो फिलहाल हमारा आंसर रहेगा प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब ऐसा होता है कि जैसे कोई प्रोडक्ट बनता है तो एक से ज़्यादा स्टेजेस से होकर बनता है, तो ऐसे प्रोडक्ट जहां पर एक से ज़्यादा स्टेजेस उसको बनने को, उसको फिनिश प्रोडक्ट तक लाने की, वहां पर प्रोसेस कॉस्टिंग यूज़ की जाती है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉस्ट शीट इन द कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट शीट का क्या पर्पस है? टू रिकॉर्ड एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड, यस। टू एस्टिमेट फ्यूचर कॉस्ट, यस। टू एनालाइज कॉस्ट वेरिएंस, यस। कॉस्ट की वेरिएंस मतलब जो हमने सोचा था उससे अलग कॉस्ट आना, उसको एनालाइज करना, ऑल ऑफ द अबव, यस। कॉस्ट अकाउंटिंग में ये सब आते हैं, सो डी इज द राइट आंसर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच कॉस्ट इज इनकर्ड फॉर द एक्विजिशन ऑफ मटीरियल एंड इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन कॉस्ट। कौन सी ऐसी कॉस्ट है जो मटेरियल की एक्विजिशन पे आती है और जो एंड इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन प्रोसेस, और सीधा उसका प्रोडक्शन से एसोसिएशन है या लिंक है। ऐसी कौन सी कॉस्ट है जो मटेरियल की एक्विजिशन पे आती है, उसका प्रोडक्शन के साथ सीधा लिंक है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट। देखिए इनडायरेक्ट तो आती नहीं है, हमें कहा था मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो वो होगी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला कौन सा है? तो वो है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। हाँ, एक फॉर्मूला और भी है कंट्रीब्यूशन का, वो है, वो भी याद रख लो, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस माइनस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। यानी अगर प्रॉफिट है तो प्लस कर लो, लॉस है तो माइनस कर लो। ये भी एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूले हैं, एक है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या माइनस लॉस। प्रॉफिट है तो प्लस कर लो, लॉस है तो माइनस कर लो, दोनों लिख लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग व्हाट डज एबीसी स्टैंड फॉर। एबीसी का क्या मतलब है तो आप याद रख लो, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ज्यादा डिटेल में अब जाने की जरूरत नहीं, इतना टाइम है नहीं, तो नाम याद रखो, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एलोकेट्स ए फिक्स अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ईयर। किस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन से हम हर साल सेम अमाउंट यानी फिक्स अमाउंट डेप्रिसिएशन का एलोकेट करते हैं या फिर चार्ज करते हैं? तो वो मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि जो डेप्रिसिएशन पहले साल आ गई हर साल वही रहती है, और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है कि जैसे जैसे एसेट्स की कॉस्ट कम होती जाती है वैसे वैसे उसकी डेप्रिसिएशन भी कम होती जाती है। तो फिक्स डेप्रिसिएशन किस मेथड में होगी? स्ट्रेट लाइन मेथड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। अगर ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स में हमें बताना है तो क्या फॉर्मूला होगा? दैट इज फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। तो अगर ब्रेक इवन पॉइंट आपको यूनिट्स में बताना है तो फॉर्मूला होगा फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और अगर मान लो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला अगर आपको देखना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो इसका भी फॉर्मूला आप याद रख लो, कैसे निकलेगा? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, शॉर्ट में लिख रहा हूं वीसी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो ये फॉर्मूला आप याद रख लो, किसके लिए? ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए। तो दोस्तों ये थे आज के 20 एमसीक्यूज जिसमें मैंने कॉस्ट और टैक्स लिया है। अगर आपको कॉस्ट और टैक्स के एमसीक्यूज ही पढ़ने हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। बाकी सोशल अकाउंटिंग, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके एमसीक्यूज मत बोलना, क्योंकि मैंने पहले भी बोल रखा था भाई कि ये मैं पढ़ाता नहीं हूं, ना मैंने कभी पढ़ाया, तो उसके एमसीक्यूज मैं बनाऊंगा नहीं। क्योंकि एमसीक्यूज बनाना मतलब सिर्फ आंसर नहीं बताना होता, उसको एक्सप्लेन भी करना है। तो एक्सप्लेन तो मैं तभी कर पाऊंगा जब मुझे खुद पता होगा। तो मैं बिल्कुल कोरी ना है कि उस पर मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि जब एक्सप्लेन मैं कर ही नहीं सकता तो फायदा नहीं है बनाने का। हाँ, इनकम टैक्स पे चाहिए, अकाउंटिंग के किसी भी टॉपिक पे चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं बना दूंगा। आज के लिए इतना ही। हाँ, नया चैनल बना है, आप लोगों की सबसे ज़्यादा मुझे ब्लेसिंग चाहिए कि हमारा जो अब टीम है ये अपना नाम बनाए। हमें आपका ब्लेसिंग चाहिए, आपका प्यार चाहिए, तो वो बनाए रखें। आज के लिए इतने दोस्तों, जो भी आपको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में, अब 2 ही दिन बचे हैं तो ज़्यादा जितना हो सकेगा मैं कर दूंगा। बाकी लाइव सेशन 9 बजे पंकिल सर आ रहे हैं एमसीक्यूज को, फाइनेंस में जो आपका साइंस वाला पोर्शन है उसके एमसीक्यूज आज आपको लाइव सेशन में करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।